आप देख रहे हैं SDN 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जीवित होते तो आज 97 साल के हो गए होते। हालांकि वे अब नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में हमेशा रहेगी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी राजनेता होने के साथ एक बड़े कवि भी थे। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी जी का निधन हो गया था। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय राजनीति में सहज स्वीकार्यता के बूते ही की बात थी, जिसे भागते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक, उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ये साबित भी किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। जाहिर है कि जब वाजपेयी जी स्थिर सरकार के मुखिया बने तो उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वाजपेयी जी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरफ से दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया, जिसके चलते एक दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया जिसकी एक समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए एक नजर बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन फैसलों की जिनका असर लंबे समय तक भारतीय राजनीति में नजर आता रहेगा। सबसे पहला है भारत को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। हालांकि जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध भी किया था इस पर। दूसरा, संचार क्रांति का दूसरा चरण। भारत में संचार क्रांति का जनक भले राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की थी। इसके पीछे भी प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ता मोबाइल फोन का दौर शुरू हो गया। हालांकि नई टेलीकॉम नीति के तहत वो दुनिया खुली थी जिसका एक रूप 2G घोटाले के रूप में यूपीए कार्यकाल में सामने आया था। तीसरा फैसला था सर्व शिक्षा अभियान का। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। सन 2000 से 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की थी, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी जी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। चौथा फैसला था पोखरण का परीक्षण। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। यह 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने परीक्षण दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते रहे, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने आउटलुक के 5 अगस्त 1998 के एक अंक में परमाणु परीक्षण की आलोचना करते हुए द एंड ऑफ इमेजिनेशन नाम से एक लंबा आर्टिकल लिखा था। इसमें अरुंधति रॉय ने लिखा था,
अगर परमाणु युद्ध होता है तो ये एक देश का दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं होगा। हमारा दुश्मन ना तो चीन होगा ना ही अमेरिका। हमारे दुश्मन पृथ्वी होगी, उसके तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनका आक्रोश हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। वैसे ये वो दौर था जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये मांग की थी कि पोखरण की रेत को पूरे भारत में प्रसाद के तौर पर बांटा जाए। इसका जिक्र भी करते हुए अरुंधति रॉय ने लिखा था कि ये लोग देश भर में कैंसर की यात्रा चाहते हैं क्या। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी जी की कूटनीतिक कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थी। पांचवा फैसला था लाहौर आगरा समिट और करगिल कंधार की नाका। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को सुधारने की कवायद को तेज किया था। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। पहली बस सेवा से वे खुद लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ये वो कदम था उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में किया था। इतना ही नहीं, वाजपेयी जी अपनी इस लाहौर यात्रा के दौरान मीनार पाकिस्तान भी गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से पाकिस्तान के अस्तित्व को नकारता रहा है और अखंड भारत की बात करता रहा है। वाजपेयी जी का मीनार पाकिस्तान जाना एक तरफ से पाकिस्तान की संप्रभुता को संघ की ओर से भी स्वीकार किए जाने का संकेत माना गया। ये बात दीगर है कि तब तक भारत का कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मीनार पाकिस्तान जाने का साहस नहीं जुटा पाए थे। मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहां पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पास किया गया था। मीनार पाकिस्तान जाकर वाजपेयी जी ने कहा था कि मुझे काफी कुछ कहा गया, लेकिन मुझे उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अस्तित्व को मेरे स्टाम्प की जरूरत नहीं है। मुझसे अगर भारत में सवाल पूछे गए तो मैं वहां भी जवाब दूंगा। वरिष्ठ पत्रकार किंगशुक नाग ने वाजपेयी जी पर लिखी पुस्तक ऑल सीजन मैन में लिखा है कि उनसे तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि अब तो वाजपेयी जी पाकिस्तान में भी चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। हालांकि इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी जगह वापस पहुंचाने के लिए 2 महीने तक संघर्ष चला। इस संघर्ष में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से 500 से ज्यादा लोग शहीद हुए। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर आकर आक्रमण किया था और इसका जवाब भारतीय सेना ने बखूबी भी दिया था। इसको लेकर वाजपेयी जी की आलोचना भी होती रही। इसके बाद एक कड़ी नाकामी वाजपेयी को कंधार हाईजैक मसले के दौरान भी हुई। 24 दिसंबर को पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के लोगों ने IC 814 विमान का अपहरण कर लिया था। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इस विमान में 176 यात्री और चालक दल के 15 लोग सवार थे। भारतीय सीमा में इस विमान का अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ता इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। इन लोगों ने भारत सरकार से 3 चरमपंथी मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमार सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की थी। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन चरमपंथियों को लेकर कंधार गए और यात्रियों को रिहा कराया। ये कहा जाता रहा है कि वाजपेयी सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन कंधार संकट को नजदीक से देखने वाले और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख AS दुल्लत ने कई बार इस बात को दोहराया है कि तब दिल्ली में सरकार के स्तर पर इस मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तान की कमान परवेज मुशर्रफ के हाथों में आ गई। वाजपेयी जी ने तब भी रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत को तरजीह दी। आगरा में दोनों नेताओं के बीच हाई प्रोफाइल मुलाकात भी हुई, हालांकि ये बातचीत नाकाम हो गई थी। छठा फैसला था पोटा कानून। प्रधानमंत्री के तौर पर यह वाजपेयी जी के पूर्ण कार्यकाल का दौर था जब 13 दिसंबर 2001 को
5 चरमपंथियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। ये भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इस हमले में भारत के किसी नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन 5 चरमपंथी और कई सुरक्षाकर्मी इसमें शहीद हुए। इससे पहले 9 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर समेत भयावह आतंकी हमला हो चुका था। इन सबको देखते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और वाजपेयी सरकार ने पोटा कानून बनाया। ये बेहद सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था, जिसे 1995 के टाडा कानून के मुकाबले बेहद कड़ा माना गया। हालांकि इस कानून के बनने के बाद ही इसको लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया था कि इसके जरिए सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। लेकिन महज 2 साल के अंदर इस कानून के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 4000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तमिलनाडु में एमडीएमके नेता वाइको को भी पोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। महज 2 साल के अंदर वाजपेयी सरकार ने 32 संगठनों पर पोटा के तहत पाबंदी लगाई। 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तब यह कानून निरस्त कर दिया गया था। आज वाजपेयी जी की जयंती है। वाजपेयी जी की जयंती पर SPN 9 न्यूज उन्हें नमन करता है और इन्हीं 6 फैसलों ने अटल बिहारी वाजपेयी को भूत, वर्तमान, भविष्य में एक अटल बना दिया और अमर बना दिया। SPN 9 न्यूज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता है। आगे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।